Hey guys, I am Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. If you want to watch related content from the study, then please subscribe to our channel and press the bell icon for more latest update. दोस्तों, आज का हमारा कोट है, मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, मगर लक्ष्य मेरा अर्जुन के तीर सा हो, कमजोरियां मुझ में चाहे कितनी भी हो, मगर हौसला सीमा पर खड़े वीर सा हो। दोस्तों, मंजिल भले ही कितनी भी दूर हो, लेकिन आपका जो लक्ष्य होना चाहिए वो हमेशा अर्जुन की तीर की भांति होना चाहिए। भले ही आप में कितनी भी कमजोरियां हैं, लेकिन आप हमेशा खुद को एक सीमा पर खड़े वीर की भांति देखिए। आप हमेशा उससे पाने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कर्तव्यनिष्ठ रहिए, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे जंतुओं में प्रजनन से संबंधित टॉपिक, जंतुओं में प्रजनन से संबंधित चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम सभी बिना विलंब किए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, सही विकल्प पर निशान लगाइए। टिक द करेक्ट सेंटेंस, टिक द करेक्ट आंसर। जीवों में निरंतरता के लिए आवश्यकता होती है। जीवों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? पाचन, श्वसन, प्रजनन या संचरण। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, प्रजनन। नेक्स्ट, अलैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं 2 जीव, 3 जीव, कोई जीव नहीं या एक जीव। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। अलैंगिक प्रजनन में हमेशा एक जीव भाग लेते हैं, जबकि लैंगिक प्रजनन में 2, एक नर और एक मादा जीव भाग लेती है। अलैंगिक प्रजनन में हमेशा एक ही जीव भाग लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, लैंगिक प्रजनन में भाग लेते हैं। मैं अभी बताई हूँ कि लैंगिक प्रजनन में एक नर एवं एक मादा तथा अथवा कोई एक उभयलिंगी भाग लेता है। 2 नर जीव, एक नर, एक मादा अथवा एक उभयलिंगी, 2 मादा जीव, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। लैंगिक प्रजनन में हमेशा एक नर एवं एक मादा जीव अथवा एक उभयलिंगी भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक निषेचन होता है मादा शरीर के बाहर, नर शरीर के बाहर, मादा शरीर के अंदर या नर शरीर के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। मादा शरीर के अंदर आंतरिक निषेचन होता है। आप इसे अवश्य से कॉपी में लिख ले और याद कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मादा जननांग है? वृषण, गर्भाशय, शिश्न या शुक्रवाहिनी। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। गर्भाशय जो है वो मादा जननांग है। नेक्स्ट, सत्य कथन के सामने सही अथवा असत्य कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। यदि कोई सेंटेंस सही है तो उसके सामने सही का टिक लगाए और यदि गलत है तो गलत का क्रॉस का निशान लगाए। नेक्स्ट, अमीबा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। जी नहीं, अमीबा मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है, ये गलत सेंटेंस है। नेक्स्ट, मेढक में बाह्य निषेचन होता है। यस, मेढक में बाह्य निषेचन होता है, ये सही सेंटेंस है। नेक्स्ट, अलैंगिक प्रजनन की क्रिया में निषेचन होता है। अलैंगिक प्रजनन की क्रिया में निषेचन की क्रिया नहीं होती है, ये गलत है। नेक्स्ट, शुक्राणु नर युग्मक होते हैं। हाँ, शुक्राणु नर युग्मक होते हैं, ये सही सेंटेंस है। नेक्स्ट, अंडाशय से शुक्राणु निकलते हैं। जी नहीं, ये गलत सेंटेंस है। अंडाशय से शुक्राणु नहीं निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अब इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस पर यह चैप्टर आधारित है कि प्रजनन से आप क्या समझते हैं? प्रजनन से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों, सजीवों में अपनी जैसी संतति उत्पन्न करने के लक्षण पाए जाते हैं। सजीवों में अपनी जैसी संतति को उत्पन्न करने के लक्षण पाए जाते हैं। अपने वंश की वृद्धि करने के लिए एवं जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए सभी जीव एक विशेष क्रिया करते हैं जिसका नाम प्रजनन होता है। यानी अपनी जाति या अपने वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीवधारी, प्रत्येक जीव अपने ही समान जीवों को पैदा करता है। जीवों में होने वाली इस क्रिया को जनन या प्रजनन कहते हैं। जीवों के प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों को प्रजनन अंग तथा एक जीव के सभी प्रजनन अंगों को सम्मिलित रूप से प्रजनन तंत्र कहा गया है। प्रजनन की भी 2 विधियां हैं, पहला अलैंगिक और दूसरा लैंगिक प्रजनन। अब हम सभी जानेंगे कि अलैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं और लैंगिक प्रजनन किसे कहते हैं। मैं पीछे बता चुकी हूँ कि अलैंगिक प्रजनन में हमेशा एक ही जीव भाग लेते हैं, जबकि लैंगिक प्रजनन में 2 जीव भाग लेते हैं, एक नर
एक मादा अथवा कोई उभयलिंगी। तो आप ये समझ चुके होंगे कि प्रजनन किसे कहते हैं। सजीवों में अपनी ही जैसी संतति को बनाए रखने के लिए, अपने वंशों की वृद्धि करने के लिए, अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए एक विशेष क्रिया होता है, उस क्रिया का नाम प्रजनन है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जीवों में प्रजनन में भाग लेने वाले अंगों को प्रजनन अंग तथा जीव के प्रजनन अंगों को सम्मिलित रूप से सभी प्रजनन अंग जब एक जगह सम्मिलित रूप से होते हैं तब हम उन्हें प्रजनन तंत्र कहते हैं। अब नेक्स्ट है कि अलैंगिक प्रजनन तथा लैंगिक प्रजनन में विभेद समझाइए, मतलब इसमें अंतर बताइए। अलैंगिक प्रजनन क्या है और लैंगिक प्रजनन क्या है। अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन ये दोनों प्रजनन की दो विधियां हैं। अलैंगिक प्रजनन में अपनी जाति अपनी वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए एक ही जनक द्वारा प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है। इस क्रिया में प्रजनन अंग की आवश्यकताएं नहीं पड़ती हैं, इन्हें हम अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। नेक्स्ट इसी का है कि परिपक्व हाइड्रा के शरीर में एक या एक से अधिक उभार दिखाई देती है। यह मुकुल होता है और यह जब मुकुल विकसित होता है तो यह संतति होता है और यह परिपक्व होकर जनन हाइड्रा से विलग हो जाता है। अलैंगिक प्रजनन की यह विधि मुकुलन कहलाता है। अलैंगिक प्रजनन में कोई एक जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करते हैं। यह प्रक्रिया द्विखंडन कहलाता है और यह प्रक्रम अमीबा में होता है। अब हम सभी जानेंगे कि लैंगिक प्रजनन क्या है। ये थी अलैंगिक प्रजनन के बारे में। आप इसे अपने कॉपी में अवश्य से लिख ले और इसे याद भी कर ले। अलैंगिक प्रजनन क्या है फिर से समझते हैं। अपनी ही जाति या वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनक द्वारा प्रजनन की क्रिया संपन्न होती है। इस क्रिया में प्रजनन अंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है और यह जो प्रजनन की क्रिया है वो परिपक्व हाइड्रा के शरीर में एक या एक से अधिक जो उभार दिखाई देती है वही मुकुल होता है और फिर जब वही मुकुल विकसित होता है तब यह हाइड्रा से अलग हो जाता है परिपक्व होकर। और अलग हो जाने पर अलैंगिक प्रजनन की इस विधि को हम मुकुलन कहते हैं। मुकुल विकसित होता है, बड़ा होकर यह अलग हो जाता है और फिर इसी मुकुल के अलग होने की क्रिया को मुकुलन कहते हैं। और फिर अलैंगिक प्रजनन में कोई एक जीव विभाजित होकर जब दो संतति उत्पन्न करता है तब हम उसे द्विखंडन कहेंगे। द्विखंडन किसे कहेंगे? जब अलैंगिक प्रजनन में कोई एक जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करेगा तब हम उसे क्या कहेंगे? द्विखंडन प्रक्रिया। और इस द्विखंडन प्रक्रिया जो है यह किस में होता है? तो यह प्रक्रम अमीबा में होता है। किस में होता है? अमीबा में होता है। द्विखंडन प्रक्रिया जो है वो अमीबा में होता है। अब हम सभी नेक्स्ट समझेंगे लैंगिक प्रजनन क्या है। प्रजनन की वह विधि जिसमें नर एवं मादा दोनों के जननांग भाग लेते हैं उसे लैंगिक प्रजनन कहते हैं। मानव प्रजनन लैंगिक प्रजनन का ही उदाहरण है। इस प्रजनन में पुरुष की जननांग तथा मादा की जननांग भाग लेते हैं। लैंगिक प्रजनन में नर युग्मक तथा मादा युग्मक संलयित होते हैं। ये था लैंगिक प्रजनन का डिफिनीशन। आप इसे अपने कॉपी में लिख ले और याद कर ले। नेक्स्ट है कि आंतरिक निषेचन तथा बाह्य निषेचन में अंतर बताइए। इससे पहले मैं लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन में अंतर लिख चुकी हूँ। अब नेक्स्ट है आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में क्या अंतर है। आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं, बाह्य निषेचन किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम आंतरिक निषेचन को समझते हैं। शुक्राणु और अंडाणु लैंगिक प्रजनन के द्वारा निषेचित होकर या संलयित होकर मादा गर्भाशय में रोपित हो जाता है। यानी निषेचन की क्रिया जब मादा शरीर के अंदर होती है तब यह निषेचन आंतरिक निषेचन कहलाता है। आंतरिक निषेचन की क्रिया मादा शरीर के अंदर होती है और जब शुक्राणु एवं अंडाणु लैंगिक प्रजनन में के द्वारा निषेचित होकर संलयित होकर मादा गर्भाशय में रोपित हो जाता है। यानी निषेचन की क्रिया जब मादा शरीर के अंदर होगी तब हम इसे आंतरिक निषेचन कहेंगे। मछली, मेढक इत्यादि जलीय जीव जल में एक बार में सैकड़ों अंडे देते हैं। ये अंडे जेली जैसी परत से बंधे रहते हैं। मादा जैसे ही अंडे देती है उसी समय नर मेढक शुक्राणुओं को जल में छिड़क देता है। शुक्राणु तैरते हुए अंडों में से जाकर के मिलते हैं। इस तरह अंडे निषेचित हो जाते हैं और फिर जल के सभी अंडे निषेचित नहीं हो पाते हैं। यानी अंडाणु एवं शुक्राणु का निषेचन जब मादा के शरीर के अंदर नहीं होता है तब हम इसे निषेचन की बाह्य निषेचन कहते हैं। तब हम ऐसे निषेचन को हम बाह्य निषेचन कहते हैं।
मछली, मेढक इत्यादि जैसे जलीय जीव जल में एक बार में सैकड़ों अंडे देते हैं। ये अंडे जेली जैसी परत से बंधे रहते हैं और जब मादा जैसे ही अंडे देती है उस समय नर मेढक शुक्राणुओं को जल में छिड़क देता है। शुक्राणु तैरते हुए अंडों से जाकर मिलते हैं और फिर इस तरह अंडे निषेचित हो जाते हैं। जल के सभी अंडे निषेचित नहीं हो पाते हैं, यानी अंडाणु एवं शुक्राणु का निषेचन जब मादा के शरीर के अंदर नहीं होता है तब हम ऐसे निषेचन को बाह्य निषेचन कहते हैं। तो मुझे आशा है कि आप आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन को अब लिख पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। शिशु के लिंग निर्धारण का क्या अर्थ है? हम सभी जानते हैं कि मानव में प्रत्येक कोशिकाओं में 23 जोड़ा गुणसूत्र अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 जोड़े गुणसूत्र जो होते हैं वो एक समान होते हैं पुरुष तथा स्त्रियां दोनों में। वे समान प्रकृति की होते हैं। उनकी संतति के रंग, लंबाई एवं शारीरिक बनावट के लिए ये उत्तरदायी होते हैं। 23वां जोड़ा गुणसूत्र 2 गुणसूत्र इसमें भिन्न प्रकृति के होते हैं। ये गुणसूत्र पुरुष में XY तथा स्त्री में XX के रूप में पहचाने जाते हैं और यही गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। शुक्राणुओं में X तथा Y 2 प्रकार के लिंग गुणसूत्र होते हैं, जबकि अंडाणुओं में केवल X प्रकार के ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। यदि Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु तथा अंडाणु X गुणसूत्र के साथ निषेचित होता है तो युग्मनज XY प्रकृति की होगी और नवजात शिशु लड़का होगा, जबकि X गुणसूत्र वाले शुक्राणु के साथ निषेचन होने पर युग्मनज XX प्रकृति की होगी और नवजात शिशु लड़की होगी। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि बायोलॉजिकल लैंग्वेज में शिशु के लिंग निर्धारण का क्या अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या होगा जब शुक्राणु को अंडाणु से नहीं मिलने दिया जाए। इसका आंसर हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि सजीवों में अपनी जैसी संतति शिशु उत्पन्न करने के लक्षण पाए जाते हैं। अपने वंश वृद्धि एवं जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीवधारी एक विशेष क्रिया करते हैं जिसे प्रजनन कहते हैं। प्रजनन की प्रक्रिया में अंडाणु तथा शुक्राणु आपस में निषेचित होकर शिशु को जन्म देता है। यदि शुक्राणु को अंडाणु से नहीं मिलने दिया जाए तो इस सजीव जगत का धीरे धीरे समाप्ति हो जाएगा। सभी जीव विलुप्त हो जाएंगे, सृष्टि का नामो निशान तक मिट जाएगा और फिर इस पृथ्वी पर मनुष्य नामक कोई जीवधारी नहीं रहेगा। इस पृथ्वी पर कोई भी जीवधारी नहीं बचेगा, भले ही वो जानवर हो या मनुष्य हो, मानव हो या जानवर हो। सजीवों की जब उत्पत्ति नहीं होगी, शिशु उत्पन्न नहीं होंगे, तब वंश की वृद्धि रुक जाएगी, वंश में वृद्धि नहीं होगी, जाति की निरंतरता भी नहीं बन पाएगी और फिर इस सृष्टि का नामो निशान मिट जाएगा। धीरे धीरे यह सजीव जगत समाप्त हो जाएगा, सभी जीव विलुप्त होने लगेंगे यदि अंडाणु को शुक्राणु से नहीं मिलने दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या शिशु के लिंग निर्धारण के लिए स्त्री उत्तरदायी है? यदि नहीं तो समाज एवं परिवार में लोगों को आप कैसे समझाएंगे? क्वेश्चन है कि क्या शिशु के लिंग निर्धारण के लिए स्त्री उत्तरदायी है? यदि ऐसा नहीं है तो आप समाज एवं परिवार के लोगों को किस प्रकार से समझाएंगे? पुरुष में XY प्रकृति के गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि स्त्री में XX प्रकृति की गुणसूत्र पाई जाती है। अब इस बात को समझाने के लिए अपने समाज एवं परिवार के लोगों को इस प्रकार से समझाया जा सकता है कि यदि गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होती है, शुक्राणु में X तथा Y 2 प्रकार के लिंग गुणसूत्र होते हैं, जबकि अंडाणु में केवल X प्रकार के ही गुणसूत्र होते हैं। यदि Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु तथा अंडाणु X गुणसूत्र के साथ निषेचित होता है तो युग्मनज XY प्रकृति की होगी और नवजात शिशु लड़का होगा। यदि X गुणसूत्र वाले शुक्राणु के साथ निषेचन होने पर युग्मनज XX प्रकृति की होगी और नवजात शिशु लड़की होगी। इस प्रकार लिंग निर्धारण में स्त्रियां उत्तरदायी नहीं होती हैं। परिवार के लोगों को इसी प्रकार से समझाया जा सकता है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार के चैनल पर इसी प्रकार की वीडियोज़ आती रहती हैं, स्टडी से रिलेटेड वीडियोज़ आती रहती हैं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें
कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड थैंक यू।